नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे भीष्म शाहनी जी की कहानी फैसला। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उन दिनों हीरालाल और मैं अक्सर शाम को घूमने जाया करते थे। शहर की गलियां लांघकर हम शहर के बाहर खेतों की ओर निकल जाते थे। हीरालाल को बातें करने का शौक था और मुझे उसकी बातें सुनने का। वह बातें करता तो लगता जैसे जिंदगी बोल रही है। उसके किस्से कहानियों का अपना फलसफाना रंग होता। लगता जो कुछ किताबों में पढ़ा है सब गलत है, व्यवहार की दुनिया का रास्ता ही दूसरा है। हीरालाल मुझसे उम्र में बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसने दुनिया देखी है। बड़ा अनुभवी और पैनी नज़र का आदमी है। उस रोज़ हम गलियां लांघ चुके थे और बाग की लंबी दीवार को पार ही कर रहे थे जब हीरालाल को अपने परिचय का एक आदमी मिल गया। हीरालाल उससे बगलगीर हुआ, बड़े तपाक से उससे बतियाने लगा, मानो बहुत दिनों बाद मिल रहा हो। फिर मुझे संबोधन करके बोला, आओ मैं तुम्हारा परिचय कराऊं, यह शुक्ला जी हैं। और गदगद आवाज में कहने लगा, इस शहर में चिराग लेकर भी ढूंढने जाओ तो इन जैसा नेक आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। शुक्ला जी के चेहरे पर विनम्रतावश हल्की सी लाली दौड़ गई। उन्होंने हाथ जोड़े और एक धीमी सी झेप भरी मुस्कान उनके होठों पर कांपने लगी। इतना नेक सीरत आदमी ढूंढे भी नहीं मिलेगा। जिस ईमानदारी से इन्होंने जिंदगी बिताई है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। यह चाहते तो महल खड़े कर लेते, लाखों रुपए इकट्ठे कर लेते। शुक्ला जी और ज़्यादा झेपने लगे। तभी मेरी नज़र उनके कपड़ों पर पड़ी। उनका लिबास सचमुच बहुत सादा था। सस्ते से जूते, घर का धुला पाजामा, लंबा बंद गले का कोट और खिचड़ी मूछें। मैं उन्हें हेड क्लर्क से ज़्यादा का दर्जा नहीं दे सकता था। जितनी देर उन्होंने सरकारी नौकरी की, एक पैसे के रवादार नहीं हुए। अपना हाथ साफ रखा। हम दोनों एक साथ ही नौकरी करने लगे थे। या पढ़ाई के फौरन ही बाद कंपटीशन में बैठे थे और कामयाब हो गए थे और जल्दी ही मजिस्ट्रेट बनकर फिरोजपुर में नियुक्त हुए थे। मैं भी तो उन दिनों वहीं था। मैं प्रभावित होने लगा। शुक्ला जी अभी लजाते हाथ जोड़े खड़े थे और अपनी तारीफ सुनकर सिकुड़ते जा रहे थे। इतनी सी बात तो मुझे भी खटकी कि साधारण कुर्ता पैजामा पहनने वाले लोग आमतौर पर मजिस्ट्रेट या जज नहीं होते। जज होता तो कोट पतलून होती, 2-3 नर्दली आसपास घूमते नजर आते। कुर्ता पैजामा में भी कभी कोई न्यायाधीश हो सकता है। इस झेप, विनम्रता, प्रशंसा में ही यह बात रह गई कि शुक्ला जी अब कहाँ रहते हैं। क्या रिटायर हो गए हैं या अभी भी सरकारी नौकरी करते हैं। और उनका कुशल क्षेम पूछकर हम लोग आगे बढ़ गए। ईमानदार आदमी क्यों इतना ढीला ढाला होता है, क्यों सकुचाता झेपता रहता है। यह बात कभी भी मेरी समझ में नहीं आई। शायद इसलिए कि यह दुनिया पैसे की है। जेब में पैसा हो तो आत्मसम्मान की भावना भी आ जाती है, पर अगर जूते सस्ते हो और पजामा घर का धुला हो तो दामन में ईमानदारी भरी रहने पर भी आदमी झेपता सकुचाता ही रहता है। शुक्ला जी ने धन कमाया होता, भले ही बेईमानी से कमाया होता, तो उनका चेहरा दमकता, हाथ पे अंगूठी दमकती, कपड़े घमघम करते, जूते चमचमाते, बात करने के ढंग से ही रौब झलकता। खैर, हम चल दिए। बाग की दीवार पीछे छूट गई। हमने पुल पार किया और शीघ्र ही प्रकृति के विशाल आंगन में पहुंच गए। सामने हरे भरे खेत थे और दूर नीलिमा की झीनी चादर ओढ़े छोटी छोटी पहाड़ियां खड़ी थीं। हमारी लंबी सैर शुरू हो गई थी। इस माहौल में अक्सर हीरालाल की बातों में अपने आप ही दार्शनिकता की पुट आ जाती है। एक प्रकार की तटस्थता, कुछ कुछ वैराग्य सा, मानो प्रकृति की विराट पृष्ठभूमि के आगे मानव जीवन के व्यवहार को देख रहा हो। थोड़ी देर तक तो हम चुपचाप चलते रहे। फिर हीरालाल ने अपनी बाह मेरी बाह में डाल दी और धीमे से हंसने लगा। सरकारी नौकरी का उसूल ईमानदारी नहीं है, दफ्तर की फाइल है। सरकारी अफसर को दफ्तर की फाइल के मुताबिक चलना चाहिए। हीरालाल मानो अपने आप से बातें कर रहा था। वह कहता गया,
इस बात की उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है, कौन क्या कहता है। बस यह देखना चाहिए कि फाइल क्या कहती है। या तुम क्या कह रहे हो? मुझे हीरालाल का तर्क बड़ा अटपटा लगा। हर सरकारी अफसर का फर्ज है कि वह सच की जांच करे। फाइल में तो अंटसंट भी लिखा रह सकता है। ना ना ना, फाइल का सच ही उसके लिए एकमात्र सच है। उसी के अनुसार सरकारी अफसर को चलना चाहिए, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। उसे यह जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। यह उसका काम नहीं। बेगुनाह आदमी बेशक पिसते रहें। हीरालाल ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत मुझे इन्हीं शुक्ला जी का किस्सा सुनाने लगा। शायद इन्हीं के बारे में सोचते हुए उसने यह टिप्पणी की थी। जब यह आदमी जज होकर फिरोजपुर में आया तो मैं वहीं पर रहता था। यह उसकी पहली नौकरी थी। यह आदमी सचमुच इतना नेक, इतना मेहनती, इतना ईमानदार था कि तुम्हें क्या बताऊं। सारा वक्त इसे इस बात की चिंता लगी रहती थी कि इसके हाथ से किसी बेगुनाह को सजा ना हो जाए। फैसला सुनाने से पहले इससे भी पूछता, उससे भी पूछता कि असलियत क्या है, दोष किसका है, गुनाहगार कौन है। मुस्लिम तो मीठी नींद सो रहा है और जज की नींद हराम हो जाती थी। अगर मैं भूल नहीं करता तो अपनी माँ को इसने वचन भी दिया था कि वह किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देगा। ऐसी ही कोई बात उसने मुझे सुनाई भी थी। छोटी उम्र में सभी लोग आदर्शवादी होते हैं। वह जमाना भी आदर्शवाद का था, मैंने जोड़ा। पर हीरालाल कहे जा रहा था। आधी आधी रात तक यह मिसले पढ़ता और मेज से चिपटा रहता। उसे यही डर खाया जा रहा था कि उससे कहीं भूल ना हो जाए। एक एक केस को बड़े ध्यान से जांचा करता था। फिर यूं हाथ झटक कर और सिर टेढ़ा करके, मानो इस दुनिया में सही क्या है और गलत क्या है इसका अंदाज लगा पाना कभी संभव ही ना हो, हीरालाल कहने लगा। उन्हीं दिनों फिरोजपुर के नज़दीक एक कस्बे में एक वारदात हो गई और केस जिला कचहरी में आया। मामूली सा केस था। कस्बे में रात के वक्त किसी राह जाते मुसाफिर को पीट दिया गया था और उसकी टांग तोड़ दी गई थी। पुलिस ने कुछ आदमी हिरासत में ले लिए थे और मुकदमा इन्हीं शुक्ला जी की कचहरी में पेश हुआ था। आज भी वह सारी घटना मेरी आंखों के सामने आ गई है। अब जिन लोगों को हिरासत में ले लिया गया था उनमें इलाके का जेलदार और उसका जवान बेटा भी था। पुलिस की रिपोर्ट थी कि जेलदार ने अपनी लठैत भेजकर उस राहगीर को पिटवाया है। जेलदार खुद भी पीटने वालों में शामिल था। साथ में उसका जवान बेटा और कुछ अन्य लठैत भी थे। मामला वहां रफा दफा हो जाता अगर उस राहगीर की टांग न टूट गई होती। मामूली मारपीट की होती तो पुलिस परवाह नहीं करती, लेकिन इस मामले को तो पुलिस नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। खैर, गवाह पेश हुआ। पुलिस ने भी मामले की तहकीकात की और पता यही लगा कि जेलदार ने उस आदमी को पिटवाया है और पीटने वाले राहगीर को अधमरा समझकर छोड़ गए थे। 3 महीने तक केस चलता रहा। हीरालाल कहने लगा, केस में कोई उलझन, कोई पेचीदगी नहीं थी, पर हमारे शुक्ला जी को चैन कहाँ। इधर जेलदार के हिरासत में लिए जाने पर, हालांकि बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था, कस्बे भर में तहलका समझ गया था। जेलदार को तो तुम जानते ही हो ना। जेलदार का काम मालगुजारी उगाहना होता है और गांव में उसकी बड़ी हैसियत होती है। यूं वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता। खैर, तो जब फैसला सुनाने की तारीख नज़दीक आई तो शुक्ला जी की नींद हराम। कहीं गलत आदमी को सज़ा न मिल जाए, कहीं कोई बेगुनाह मारा न जाए। उधर पुलिस तहकीकात करती रही थी, इधर शुक्ला जी ने अपनी प्राइवेट तहकीकात शुरू कर दी। इससे पूछ, उससे पूछ। जिस दिन फैसला सुनाया जाना था उससे एक दिन पहले शाम को यह सज्जन उस कस्बे में जा पहुँचे और वहाँ के तहसीलदार से जा मिले। वह उनकी पुरानी जान पहचान का था। उन्होंने उससे भी पूछा कि भाई बताओ, अंदर की बात क्या है। तुम तो कस्बे के अंदर रहते हो, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं रहता। अब जब तहसीलदार ने देखा कि जिला कचहरी का जज चलकर उसके घर आया है और जज का बड़ा रुतबा होता है, उसने अंदर की सही सही बात शुक्ला जी को बता दी। शुक्ला जी को पता चल गया कि सारी कारस्तानी कस्बे के थानेदार की है।
कि सारी शरारत उसी की है। उसकी कोई पुरानी अदावत जेलदार के साथ थी और वह जेलदार से बदला लेना चाहता था। एक दिन कुछ लोगों को भिजवाकर एक राह जाते मुसाफिर को उसने पिटवा दिया, उसकी टांग तुड़वा दी और जेलदार उसके बेटे को हिरासत में ले लिया। फिर एक के बाद एक झूठी गवाही। अब कस्बे के थानेदार की मुखालफत कौन करे, किसकी हिम्मत। तहसीलदार ने शुक्ला जी से कहा कि मैं कुछ और तो नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि जेलदार बेगुनाह है, उसका इस पिटाई से दूर का भी वास्ता नहीं। वहाँ से लौटकर शुक्ला दो एक और जगह गया। जहाँ गया वहाँ पर उसने जेलदार की तारीफ सुनी। जब शुक्ला जी को यकीन हो गया कि मुकदमा सचमुच झूठा है, तो उसने घर लौटकर अपना फैसला फौरन बदल दिया और दूसरे दिन अदालत में अपना नया फैसला सुना दिया और जेलदार को बिना शर्त रिहा कर दिया। उसी दिन वह मुझे क्लब में मिला। वह सचमुच बड़ा खुश था। उसने बहुत दिन बाद चैन नसीब हुआ। बार बार भगवान का शुक्र कर रहा था कि वह न्याय करते करते बच गया, वरना उससे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी। यह तो अचानक ही मुझे सूझ गया कि मैं तहसीलदार से मिलने चला गया, वरना मैंने तो अपना फैसला लिख भी डाला था। उसने कहा। हीरालाल की बात सुनकर मैं सचमुच प्रभावित हुआ। अब मेरी नज़रों में शुक्ला सस्ते जूतों और मैले कपड़ों में एक ईमानदार इंसान ही नहीं था, बल्कि एक गुर्दे वाला, जिंदा दिल और जीवट वाला व्यक्ति था। उसे बाग की दीवार के पास खड़ा देखकर जो अनुकंपा से मेरे दिल में उठी थी, वह जाती रही और मेरा दिल उसके प्रति श्रद्धा से भर उठा। हमें सचमुच ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, जो मामले की तह तक जाएं और निर्दोष को आंच तक न आने दें। खेतों के मेड़ों के साथ साथ चलते हम बहुत दूर जाते गए। वास्तव में उस सफ़ेद बुत तक जा पहुँचे थे, जहाँ से हम अक्सर दूसरे रास्ते से मुड़ने लगते। फिर जानते हो क्या हुआ? हीरालाल ने बड़ी आत्मीयता से कहा। कुछ भी हुआ हो हीरालाल, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। यह आदमी जीवट वाला और ईमानदार है, अपने उसूल का पक्का रहा। सुनो सुनो, एक उसूल जमीर का होता है तो दूसरा फाइल का। हीरालाल ने दानिशमंदों की तरह सिर हिलाया और बोला, आगे सुनो। फैसला सुनाने की देर थी कि थानेदार तो तड़प उठा। उसे तो जैसे सांप ने डस लिया हो। चला था जेलदार को नीचा दिखाने, उल्टा सारे कस्बे में लोग उसकी लानत मलानत करने लगे। चारों ओर थू थू होने लगी। उसे तो उल्टे लेने के देने पड़ गए थे, पर वह भी पक्का घाघ था। उसने आओ देखा न ताओ, सीधा डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचा। जहां डिप्टी कमिश्नर जिले का हाकिम होता है, वहां थानेदार अपने कस्बे का हाकिम होता है। डिप्टी कमिश्नर से मिलते ही उसने हाथ बांध लिए कि हुजूर, मेरे इस इलाके से तब्दीली कर दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कारण पूछा तो बोला, हुजूर, इस इलाके को काबू में रखना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ चोर डकैत बहुत हैं, बड़े मुश्किल से काबू में रखे हुए हैं। मगर हुजूर, जहाँ जिले का जज ही रिश्वत लेकर शरारती लोगों को रिहा करने लगे, वहाँ मेरी कौन सुनेगा? कस्बे का निज़ाम चौपट हो जाएगा। और उसने अपने ढंग से सारा किस्सा कह सुनाया। डिप्टी कमिश्नर सुनता रहा। उसके लिए यह पता लगाना कौन सा मुश्किल काम है कि किसी अफसर ने रिश्वत ली है या नहीं ली है, कब ली है और किससे ली है। थानेदार ने साथ में यह भी जोड़ दिया कि फैसला सुनाने के एक दिन पहले जज साहब हमारे कस्बे में भी तशरीफ़ लाए थे। डिप्टी कमिश्नर ने बड़े सोच विचार कर कहा कि अच्छी बात है, हम मिसले देखेंगे। तुम मुकदमे की फ़ाइल मेरे पास भिजवा दो। थानेदार की बाँछें खिल गईं। वह चाहता ही यही था। उसने झट से फिर हाथ बांध लिए कि हुजूर, एक और अर्ज़ है। मिसले पढ़ने के बाद अगर आप मुनासिब समझें तो इस मुकदमे की हाई कोर्ट में अपील करने की इजाज़त दे दी जाए। आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। डिप्टी कमिश्नर ने मुकदमे की मिसल मंगवा ली। शुरू से आखिर तक वह मुकदमे के कागजात देख गया, सभी गवाहियाँ देख गया, एक एक कानूनी नुक्ता देख गया और उसने पाया कि सचमुच फैसला बदला गया है। कागजों के मुताबिक तो जेलदार मुजरिम निकला। मिसले पढ़ने के बाद उसे थानेदार की यह मांग जायज़ लगी कि हाई कोर्ट में अपील दायर करने की इजाज़त दी जाए। चुनांचे उसने इजाज़त दे दी। फिर क्या,
शक की गुंजाइश ही नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर को भी शुक्ला जी की ईमानदारी पर संदेह होने लगा। कहते कहते हीरालाल चुप हो गया। धूप कब की ढल चुकी थी और चारों ओर शाम के अवसादपूर्ण साए उतरने लगे थे। हम देर तक चुपचाप चलते रहे। मुझे लगा हीरालाल इस घटना के बारे में न सोचकर किसी दूसरी ही बात के बारे में सोचने लगा है। ऐसे चलती है व्यवहार की दुनिया, वह कहने लगा। मामला हाई कोर्ट में पेश हुआ और हाई कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। जेलदार को फिर से पकड़ लिया गया और उसे 3 साल की कड़ी कैद की सजा मिल गई। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में शुक्ला पर लापरवाही का दोष लगाया और उसकी न्यायप्रियता पर संदेह भी प्रकट किया। इस एक मुकदमे से ही शुक्ला का दिल टूट गया। उसका मन ऐसा खट्टा हुआ कि उसने जिले से तब्दीली करवाने की दरख्वास्त दे दी। और सच मानो, उस एक फैसले के कारण ही वह जिले भर में बदनाम भी होने लगा। सभी कहने लगे रिश्वत लेता है। बस इसके बाद 5-6 साल तक वह उसी महकमे में घिसटता रहा। इसका प्रमोशन रुका रहा। इसीलिए कहते हैं कि सरकारी अफसर को फाइल का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो फाइल कहे वही सच है, बाकी सब झूठ है। अंधेरा घिराया था और हम अंधेरे में ही धीमे धीमे शहर की ओर लौटने लगे थे। मैं समझ सकता हूँ कि शुक्ला के दिल पर क्या बीती होगी और वह कितना हतबुद्धि और परेशान रहा होगा। वह जो न्यायप्रियता का वचन अपनी माँ को देकर आया था। फिर क्या हुआ? जजी छोड़कर शुक्ला जी कहाँ गए? अध्यापक बन गए और क्या, एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगे। सिद्धांतों और आदर्शों की दुनिया में ही एक ईमानदार आदमी इत्मीनान से रह सकता है। बड़ा कामयाब अध्यापक बना। ईमानदारी का दामन उसने अभी भी नहीं छोड़ा है। इसने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। बढ़िया से बढ़िया किताबें लिखता है, पर व्यवहार की दुनिया से दूर, बहुत दूर। तो ये थी कहानी फैसला। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।